हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। और इसी प्री के क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी के वीडियो दिए जा रहे हैं। काफ़ी हद तक हम ज्योग्राफी को कवर कर चुके हैं और बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से और इसके अलावा मैपिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें, ज़रूर देखें, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है, ताकि हमें ये लगे कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही। कमेंट ज़रूर करो, अगर आपको किसी प्रकार की और चीज़ों की ज़रूरत है तो कमेंट करो। कोई फीडबैक देना है, कुछ भी करना है तो कमेंट ज़रूर करो और वीडियो को अंत तक जरूर। हाँ, रिवीजन में हम आगे देख रहे हैं चीज़ों को। ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो ज्योग्राफी में अब तक हम काफ़ी चीज़ें देख ली। अब हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अब हम वर्षण को देखेंगे। इसमें ये चीज़ जो लिख रही है इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लेना, कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं है, इसको स्किप कर देना, है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ये तो मैंने मेरे नोट्स में उस टाइम लिख दी थी मैंने, तो इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लेना है क्या लिखा हुआ है, ये कोई काम का नहीं है। ये बादल है, ये ज़रूर आप देख लेना। इसके अलावा अब आते हैं वर्षण पे। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वर्षण यानी वर्षा क्या है, उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है और किस प्रकार की है, क्या वितरण है और क्या महत्व है। तो महत्व तो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको छोड़ेंगे हम। सबसे पहले वर्षण क्या है, तो आप नॉर्मली जानते हो कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके प्रभाव में जो जलवाष्प है उसका संघनन के पश्चात जल बूंदों में या हिमकण के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है, तो उसे वर्षण कहते हैं। अब वर्षण की आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, वर्षा कब होती है। तो वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं सबसे पहले वायु में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। नमी होनी चाहिए, नमी अर्थात वो आपको पता है उसका स्रोत है, वो स्रोत है वर्षा का, तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और वायु का आवरण होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सापेक्षिक आर्द्रता है जिसे हम RS बोलते हैं, तो जब वायु आवरण होगी यानी आवरण का मतलब जब वायु ऊपर की ओर जाएगी तो उसका टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो RS बढ़ेगा, और RS बढ़ने के बाद जब जो 100% RS हो जाएगा तो वायु संतृप्त वायु हो जाएगी। और संतृप्त वायु के बाद जैसे ही टेम्परेचर और घटेगा वायु वर्षा कर देगी, क्योंकि संतृप्त जो वायु है वो वायु की वह स्थिति है कि वायु में भारित जल और उसकी मैक्सिमम क्षमता जल धारण करने की वो दोनों बराबर हो जाती है। उससे ज़्यादा अगर जैसे जल धारण करेगी तो वायु जल को उसको छोड़ देगी, वो उसकी जल धारण क्षमता से बाहर जाएगा, और वो जो वायु जल को छोड़ेगी वही वर्षा के रूप में आएगा संगठन क्रिया के माध्यम से। तो इसलिए इसमें वायु के आहरण की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि वायु का आहरण होना चाहिए। दूसरी, वायु में आर्द्रता ग्रही नाभिक की उपस्थिति। देखो, पर्याप्त वर्षा में वायु नमी तो, लेकिन उसमें अगर आर्द्रता ग्रही नाभिक नहीं होंगे जो आर्द्रता को ग्रहण करेंगे तो वायु पहली बात तो वो आर्द्रता वाली भी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आर्द्रता ग्रही नाभिक होंगे तभी वायु में आर्द्रता पाएगी और जल पाया जाएगा उसमें, और वही फिर सापेक्ष आर्द्रता है वो पाई जाएगी उससे, वो क्योंकि इससे सापेक्ष आर्द्रता है उसकी मतलब जल की धारण की क्षमता है उसकी बढ़ जाएगी अगर आर्द्रता ग्रही नाभिक उसमें होंगे तो, और इसी लेकर के वायु बरसात होती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि वायु का आवरण होना ज़रूरी है, वायु में आर्द्रता ग्रही नाभिक हो जो वायुमंडल में वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो वायु में जल को शोषण मतलब अवशोषित करके रखते हैं, जो आर्द्रता के रूप में उसमें काम करते हैं, बाद में जलवाष्प के रूप में काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्षा की प्रकार आपने देखा होगा कई बार कि किन किन तरह की वर्षा होती है। 3 तरह की बरसात या 2 तरह की, 3 तरह की हम बरसात यहाँ पर देखेंगे। एक होती है संवहनीय बरसात। संवहनीय बरसात अगर इसकी जो देखोगे, संवहनीय बरसात सामान्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर जो तापमान है वो ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो और साथ ही जल स्रोत भी पास में हो। तो ऐसा मुख्य रूप से जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको होता है टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जल की उपस्थिति भी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्षेत्र महासागर क्षेत्र में आता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वायु का क्या होता है, आहरण हो जाता है। और जब वायु का आहरण होगा तो वायु ऊपर जाने पर उसका टेम्परेचर घटेगा। ऊपर जाने पर जैसे ही उसका टेम्परेचर घटेगा वायु में RS यानी सापेक्ष आर्द्रता है उसका मान बढ़ जाएगा, और सापेक्ष आर्द्रता मान बढ़ जाएगा तो वही आगे जाकर जब वायु संतृप्त हो जाएगी उसके बाद वर्षा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और चूंकि ध्यान रखना यहाँ पर ऐसी बरसात है ये मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र इनमें होती है, और डेली दोपहर बाद आपने देखा हो, डेली दोपहर बाद दोपहर मतलब 12-1 बजे तक डेली क्या होता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 12-1 बजे तक क्या है, सूर्य सीधा पड़ता है, और सूर्य सीधा पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान आ जाता है
और तापमान आने से वायु गर्म हो जाती है, और उसके बाद क्या है, वायु का आरोहण होने से उसके बाद वायु ऊपर जाती है, बादलों का निर्माण होता है, बरसात हो जाती है। तो ये डेली होता है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसी प्रकार की वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा होती है। साथ साथ एक चीज़ और देखना, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सामान्यतः ये विषुमत रेखा पर होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सूर्य उत्तरायण होता है और वो कर्क रेखा पर आ जाता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगा तो वहाँ भी तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर भी उन क्षेत्रों में भी कभी कभी संवहनीय वर्षा होती है, विशेषकर गर्मियों में जब सूर्य का तापमान अधिक होता है तो वायु आरोहित होती है, और उसके बाद सापेक्ष आर्द्रता के बाद बरसात हो जाती है। इस प्रकार की बरसात को हम क्या बोलते हैं, संवहनीय बरसात। ठीक है। इसके बाद आती है पर्वतीय बरसात। अब क्या है कि मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, और इधर से कोई जल क्षेत्र है, इसमें से वायु आ रही है, वायु की दिशा ये है पर्वत की तरफ, तो वायु आ रही है, आने के बाद वायु इसके जैसे ही पास में आएगी तो इसको तो क्रॉस करेगी नहीं, तो वायु क्या ऊपर की ओर जाना चालू कर देती है। ऊपर की ओर मतलब वायु का आरोहण होना चालू हो जाता है। आरोहण होने के बाद वायु का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, आरएच का मान है वो बढ़ जाता है, और इसी आरएच का मान जब बाद में जाकर के बरसात के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही बरसात के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बरसात होगी, बरसात होने के बाद इसमें से गुप्त ऊष्मा निकलती है। आपको देखा होगा आपने, कभी कभी बरसात हुई है एकदम से आपको बहुत ज़्यादा उसमें से उमस सी निकलती है, तो उसका रीज़न क्या होता है, वायु बरसात होने के बाद उसमें से गुप्त ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ गुप्त ऊष्मा निकलेगी तो फिर वायु गर्म होगी, तो फिर वायु का तीव्र गति से फिर आरोहण होगा, और फिर आरोहण होगा तो वायु फिर बरसात के रूप में कन्वर्ट करेगी। इसलिए पर्वत के विमुख की ओर जो ये एरिया होता है, पर्वताभिमुख बोलते हैं इसको, है ना, ये जो एरिया होता है यहाँ पर तो बरसात ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब ये पर्वत को वायु क्रॉस कर जाएगी, इधर क्रॉस करने के बाद जब वायु का अवरोहित होगी, तो अवरोहित होने के बाद बरसात की विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, और साथ ही वायु में आर्द्रता भी खत्म हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में पवन के जो विमुख क्षेत्र है, मतलब पवन के अपोजिट वाला पर्वत का एरिया है, वहाँ पर ये बरसात नहीं हो पाएगी यहाँ पर, और बरसात नहीं होगी तो वृष्टि छाया प्रदेश रह जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको सबसे बेस्ट देता हूँ, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आपको पता है कि जब दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, जैसे ये हमारा आपने देखा होगा ये भारत का, ये पश्चिमी घाट है ये वाला, ठीक है ना, तो ये पश्चिमी घाट है, इधर से मानसून आता है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट में मानसून आता है, और मानसून आने के बाद पश्चिमी घाट से टकराता है, टकराने के बाद वायु आरोहण होती है, और इसकी वजह से पश्चिमी घाट के इस एरिया में ज़बरदस्त बरसात हो जाती है। लेकिन पश्चिमी घाट को जैसे ही क्रॉस करके इधर आता है, जैसे आपने देखा होगा मराठवाड़ा एरिया, कर्नाटक का मध्यवर्ती एरिया, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एरिया, ये शुष्क है, वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर वायु के अपोजिट ये दिशा में पड़ जाते हैं, पर्वतों के अपोजिट दिशा में पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बरसात है वो नहीं हो पाती। तो इसलिए ध्यान रखना, बरसात में जो पर्वत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आप हिमालय पर्वत को देख सकते हैं, हिमालय पर्वत से भी बरसात ऐसे होती है। तो इस प्रकार की बरसात हमने अभी देख ली, इसको बोलते हैं पर्वतीय बरसात। इसके बाद बरसात होती है एक चक्रवाती बरसात या वाताग्री बरसात। ये बरसात मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होती है जहाँ दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें आकर के मिलती है। अब मैंने आपको अगर अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताई थी, उसमें मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पर तो है निम्न वायुदाब विषुमत रेखीय लो प्रेशर है। इसके बाद ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होगी। फिर यहाँ पर उपध्रुवी वायुदाब पेटी लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ठीक, इसी प्रकार इधर हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90। ठीक है, अब देखो वायु आपको पता है हाई प्रेशर की ओर जाएगी, हाई प्रेशर से सॉरी लो प्रेशर की ओर जाएगी वायु हमेशा। तो देखो यहाँ हाई से इधर जाएगी और यहाँ हाई से इधर जाएगी। तो एक तो मैंने आपको ITCZ वाला जो एरिया बताया, तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली जो धारा वायु है वो 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है, अभिसरित होती है। तो इससे भी एक तो यहाँ ITCZ जोन मिल जाता है। ठीक ऐसा ही अभिसरण आपको पता है, दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों में मिलता है, वो कहाँ मिलता है, ये उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी होती है इसमें, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा 30 डिग्री अक्षांशों से हाई प्रेशर आता है और ध्रुवीय क्षेत्रों से हाई प्रेशर आता है। ध्रुवीय क्षेत्रों से जो वायु आएगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, शुष्क होगी। ठीक है, और विषुमत के क्षेत्रों से या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से जो वायु उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगी वो कैसी होगी, गर्म होगी एवं थोड़ी आर्द्रता वाली होगी। अब ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले होगी। तो विपरीत स्वभाव वाली होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो गर्म वायु है
वो क्या होती है, गर्म वायु पहले एक्टिव होकर के, गर्म वायु चूँकि हल्की होती है, ध्यान रखना, हल्की होने की वजह से गर्म वायु ऊपर की ओर चली जाती है। जब गर्म वायु इसमें ऊपर की ओर जाएगी, जैसे मान लें ये ठंडी है, इधर से आ रही है कोल्ड और इधर से आ रही है ये हॉट, ठंडी, है ना। तो क्या हुआ इसमें कि ये तो आ रही है, आपको पता है 30 डिग्री अक्षांश से, ये आ रही है 90 डिग्री अक्षांश से, ध्रुवीय क्षेत्रों से, और ये 60 डिग्री अक्षांशों पर आकर के इनका अविष्रण होता है। लेकिन अविष्रण क्या है कि मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि दोनों की जो भौतिक विशेषता है वो अलग अलग है। ये क्या है, टेम्परेचर इसका कम है, इसका, और ये शुष्क है। इसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और ये आर्द्र है। और ध्यान रखना, आर्द्र है वो हल्की होगी, मैंने आपको बताया था, शुष्क है वो भारी होगी। तो क्या होगा कि ये गर्म है, ये भारी हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर चली जाएगी। जैसे ही गर्म ऊपर की ओर जाएगी, तो गर्म ऊपर की ओर जाएगी तो इसका मतलब आवरण होगा, गर्म हवा का आवरण हुआ है, तो उसका आर एस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब बरसात हो जाएगी। इसके बाद जब गर्म नीचे से चली जाती है, तो जो निम्न अक्षांश यहाँ पर जो क्षेत्र बचेगा लो प्रेशर वाला, इसमें ठंडी वायु आकर के प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि ठंडी वायु हाई प्रेशर वाली होती है। ये ठंडी वायु हाई प्रेशर करेगी तो ये जो गर्म वायु है इसको तेज़ गति से फिर धक्का देगी ऊपर की ओर, ये ठंडी वायु। जब ये ठंडी वायु ऊपर को उसको प्रेशर देगी ऊपर की ओर, तो ये जो गर्म वायु है ये तेज़ गति से ऊपर की ओर जाएगी, तेज़ गति से उसका आहरण होगा, ध्यान देना। और जब तेज़ गति से उसका आहरण होगा तो उसका आर एस का मान भी तेज़ गति से बढ़ेगा, और बढ़ेगा उसके बाद तेज़ गति से उसमें क्या होगी, बरसात होगी। तो इस प्रकार की जो बरसात है ये मुख्य रूप से 60 डिग्री अक्षांश है उनके पास होती है, यानी कि उपध्रुवीय जो निम्न वायदा पेटी है उसके समीपवर्ती होते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, इनमें एक चीज़ और है, और इसका बरसात का ओरिजिन होने का मेन कारण है कि दो विपरीत स्वभाव वाली पवनों का आकर मिलना। और दो विपरीत स्वभाव का मतलब दोनों में तापांतर में भी अंतर है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर तापांतर में अंतर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर देगी ठंडी वायु गर्म वायु में, और उतनी तेज़ गति से गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगी। और जितनी तेज़ गति से गर्म वायु ऊपर की ओर जाएगी उसी तेज़ गति से उसका आर एस का मान घटेगा और उसी तेज़ गति से बरसात होगी। इस प्रकार की बरसात को बोलते हैं हम वाताग्रीय वर्षा या चक्र, मतलब जो मध्य अक्षांशी, जो मतलब 60 डिग्री अक्षांश वाली जो बरसात है वो बरसात ये होती है। तो इस प्रकार अगर हम बरसात की स्थिति को देखें, तो अगर वैश्विक वितरण देखें बरसात का, तो देखो ये अक्षांशों पर देखें, अब इसमें देख रखा है थोड़ा सा। तो बरसात का वितरण अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो देखो ये है 0 डिग्री विषुमत रेखा क्षेत्र, इसमें तो हो गई संवहनी वर्षा, मैंने बता दिया अभी आपको। पर 30 डिग्री पर कोई बरसात नहीं होती, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वायु अवरोहित होती है, और मैंने बताया अवरोहित वायु बरसात के विपरीत स्थिति में आती है, बरसात की प्रतिकूल परिस्थिति है, ठीक है ना। और जबकि 60 डिग्री अक्षांशों पर जो बरसात होती है वो वाताग्रीय बरसात होती है, जो अभी मैंने बताया था। और 90 डिग्री अक्षांशों पर कोई बरसात होती नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई तत्व मतलब प्रक्रिया पाई नहीं जाती, ठीक है ना। इसके बाद संगणन का एक रूप हमने बरसात पढ़ा, इसके बाद ओस, पाला, ये हिमवर्षा, ये सभी क्या होते हैं बरसात के रूप में। हिमवर्षा कब होगी, जब वो हिमांक बिंदु पर आर एस का मान संतृप्त होगा, तब वो बरसात के रूप में, जब वो बूंदें आएंगी तो चूँकि उसका माइनस में हुआ है तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई, और वो नीचे आएंगी तो बरसात हिमवर्षा के रूप में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। यही चीज़ है इसमें, और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें। इसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है तापीय विलोमता। देखो तापीय विलोमता क्या है वो देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार तापीय विलोमता मतलब किस तरीके से। तो देखो सामान्य परिस्थिति क्या कहती है, सामान्य स्थिति क्या कहती है कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है ना। लेकिन ये परिस्थिति उल्टी है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि इस परिस्थिति में ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर है ऊंचाई पर ज़्यादा पाया जाता है बजाय धरातलीय या निचले स्थानों पर। तो ये विपरीत परिस्थिति होगी, यानी कि इस परिस्थिति में सामान्य विपरीत, मतलब सामान्य परिस्थिति के विपरीत है इसमें कि जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान वृद्धि होने लगती है तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में अवस्था को तापीय विलोमता बोलते हैं। नॉर्मल स्थिति क्या होती है, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, लेकिन इसमें ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, इसे तापीय विलोमता कहते हैं। अब ये स्थिति कैसे होती है उसको हम देखते हैं। देखो इस स्थिति का उत्पन्न होने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न क्या है कि जब ठंडी वायु नीचे वाले क्षेत्र में आ जाती है, ठंडी वायु अगर मान लें नीचे आएगी, जैसे अगर विकिरण को ये कोहरा तो ही होता है, जब ठंडी वायु नीचे की ओर आई है, तो जब ठंडी वायु नीचे की ओर आती है, मतलब दो वायु है, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु होगी, मतलब अब ठंडी वायु है वो आपको पता है नीचे की ओर चली जाएगी और गर्म वायु ऊपर की ओर चली जाएगी, तो ऊपर का तापमान हो जाएगा ज़्यादा और नीचे का तापमान हो जाएगा कम, क्योंकि गर्म वायु ऊपर है और ठंडी वायु नीचे है। इस आधार पर तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है। और जो हमारा कोहरा आता है, जो हमारा ये कोहरा हो, ये सारी चीज़ें किससे पड़ती है, तापीय विलोमता से पड़ती है। क्योंकि कोहरे की स्थिति में क्या होता है, अगर जैसे हम बात करें, जैसे इसमें वायु अपवाह कोहरा की बात करें, ताप क्या होता है इसमें क्या होगा, जैसे एक दिया है कि रात के समय अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों के शीर्ष का भाग का तापमान कम हो जाता है। रात के समय तापमान वहाँ कम हो जाता है, इसका मतलब वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया।
और जो घाटी वाला एरिया है उसका तापमान भी अभी तक बना रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो जो हवा है वो पर्वत से घाटी को आएंगे, क्योंकि घाटी में अभी भी लो प्रेशर है, पर्वत में हाई प्रेशर है। तो हवाएं जब घाटी से मतलब पर्वत से घाटी को आएंगी तो घाटी की गर्म हवाओं को धक्का दे करके वो ऊपर की ओर भेज देंगी, क्योंकि जो पर्वत से आने वाली हवा है वो प्रेशर हाई है लेकिन वो ठंडी भी है, ध्यान रखना। उसका जो तापमान है वो घाटी वाली हवा की तुलना में कम है। तो वो आएगा तो घाटी वाली हवा को ऊपर की ओर कर देगा और खुद आकर के उसमें आकर जमा हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि घाटी का तापमान है वो घट जाएगा, और जो गर्म वायु ऊपर की ओर गई है वो क्या करेगी, आर से उसका मान वो ऊपर की ओर जाएगी, आरण हो जाएगा। आरण होगा तो उससे क्या है कि उसमें बरसात के रूप आएंगी, लेकिन मतलब बूंद आएंगी, लेकिन बूंद आएंगी तो क्या है कि नीचे अभी जो धरातल है वहाँ पर टेम्परेचर कम है, इसलिए वो जम जाती है वायुमंडल में, और जमती है तो वही कोहरा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोहरे का निर्माण होता है। अभी कोहरे के कई रूप है। अभिमन्यु कोहरा, जब दो विपरीत सवाल ऐसे आकर के मिलेंगी तो अभिमन्यु कोहरा हो जाए। संवहनीय कोहरा, वातागर कोहरा अपन ने पढ़ाई था, वही बात आ गई। संवहनीय कोहरा, जब कोई वायु जा रही है संवहनीय और उसमें पहले वो दो विपरीत स्वभाव वाली है, आकर के मिल गई, ठंडी नीचे रह गई, गर्म ऊपर चली गई, तो उसी के रूप है कुल मिलाकर के ये सारे। लेकिन आपको इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि तापीय जो विलोमता की स्थिति आती है इसमें ये कोहरे की स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। और जो आप पर्वत समीर और एक घाटी समीर देख रहे हो, ये इसी का परिणाम होता है। पर्वत समीर का मतलब होता है कि वायु पर्वत से घाटी की ओर आती है उसमें। और रीजन क्या होता है इसका, रीजन ये है कि जैसे ये पर्वत है और ये घाटी है, तो पर्वत पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है, कब, रात के समय, और घाटी का टेम्परेचर वो बना रहता है ज़्यादा। तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है घाटी में, इसलिए प्रेशर घाटी में होगा ज़्यादा, कम, तापमान ज़्यादा प्रेशर होगा कम। और जो पर्वत का जो शीर्ष है इस पर तापमान है कम तो प्रेशर होगा ज़्यादा, तो वायु क्या करेगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर को आएगी तो घाटी में आएगी। घाटी में आएगी तो घाटी वाली जो वायु बनी हुई है गर्म, उसको धक्का देकर के ऊपर कर देगी और नीचे खुद आकर के जमा हो जाएगी। तो इससे क्या है कि जो तापीय विलोमता की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं तापीय विलोमता। ठीक है, इसके बाद हम जेठ धाराएँ पढ़ते हैं। जेठ धारा कुछ नहीं, हमारे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, मतलब ऊपरी क्षोभ मंडल है समताप मंडल में, ये मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, मतलब इनकी दिशा दोनों तरफ होती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जो मुख्य रूप से पूर्वी सन्मार्गी हवाओं के प्रवाह में रहेंगी वो कहाँ चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, और जो पछुआ पवनों के प्रवाह में रहेंगी वो कहाँ चलेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको पता है 30 डिग्री अक्षांश है वो सामान्यतः पूर्वी सन्मार्गी पवनों की दिशा में रहता है। ठीक है, और 60 डिग्री है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली जो जेठ धारा है उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहेगी, और 30 डिग्री अक्षांशों पर चलने वाली जो जेठ धारा है उसकी दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर रहेगी। ठीक है ना, तो जेठ धारा है ये क्षोभ मंडल में चलती है, समताप मंडल में चलती है, बहुत तेज़ गति से चलती है, बहुत लंबे एरिया को चलती है, और सर्पिलाकार चाल में, सर्पिलाकार आकार में चलती है ऐसे, है ना, और बहुत तेज़ गति से चलती है। और ये मुख्य रूप से 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, और 30 डिग्री अक्षांशों के ऊपर भी पाई जाती है और 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर पाई जाती है। 30 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाने वाली जो जेठ धारा है उनको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा, और 60 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाने वाली जो जेठ धारा है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा। इसमें पश्चिमी शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि मेनली जो 60 डिग्री वाली होती है ज़्यादा प्रभावित होती है और उन्हीं के आधार पर उनको नाम दिया गया है इसलिए। लेकिन ध्यान रखना जो 30 डिग्री है उसकी दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहेगी, और 60 डिग्री के ऊपर चलने वाली हवा है उसकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व की रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ और इसमें लगी, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जेठ धाराएं बहुत स्थायी होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो अवरोध है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्थल भाग ज़्यादा है, तो वहाँ पर्वत पहाड़ी अलग अलग तरह की जो चीज़ हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध है उसमें इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं पाया जाता। और साथ ही जेठ धाराओं की उत्पत्ति का मेन कारण आपको पता है तापमान अंतर होता है, क्योंकि तापांतर की वजह से अधिक तापमान से कम तापमान की, मतलब कम तापमान से अधिक तापमान की ओर गति करेंगी, तो इसलिए क्योंकि कम तापमान है वहाँ प्रेशर हाई है तो वहाँ से लो प्रेशर की ओर गति करेंगी। तो मेन रीज़न इनका उत्पत्ति का है तापांतर। अब तापांतर की वजह से हुई है तो जहाँ तापांतर ज़्यादा होगा वहाँ इनकी गति तेज होगी, और जहाँ तापांतर कम होगा वहाँ इनकी गति कम होगी। अब आपको पता है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में मैंने बताया था कि आपको तापांतर ज़्यादा होता है, इसलिए शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। और सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ ये भी उत्तरायण और दक्षिणायन हो जाती है। ठीक है, जैसे 30 डिग्री है तो कभी 35 पे पहुंच जाती है, उत्तरायण हो जाएगा। अगर मान लो सूर्य कर्क रेखा पर आया तो 30 डिग्री वाली जेठ धारा है वो 35-40 डिग्री तक पहुंच जाएगी उत्तर की ओर, और जो 60 डिग्री वाली है वो 60-70 तक 60 तक पहुंच जाएगी।
इतना ही नहीं देखा, जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो पश्चिमी जेठ धारा भी भारत के उत्तरी भाग में प्रवेश करना चालू कर देते 40 डिग्री अक्षांशों पर, वो मतलब 40 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों पर, क्योंकि दक्षिणायन होता है तो पश्चिमी जेठ धारा है वो भी दक्षिणायन हो जाती है और वो भारत के उत्तरी भाग में आकर के प्रवेश कर लेती है ना। तो इसलिए पछुआ पवनों के रूप में मतलब वो पश्चिमी जो जेठ धारा है वो भी भारत में आ जाती है ठंडे काल में, शीतकाल के अंतर्गत। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि जेठ धारा मुख्य रूप से मौसम का एक निर्धारक के रूप में भी कार्य करती है और साथ ही ये जेठ धारा है क्षोभ सीमा को तोड़ने में सक्षम होती है और जितना भी पॉल्यूशन जो क्षोभ मंडल में होता है उसको समताप मंडल में भेज देती है, इसलिए इसके चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इतना इसमें इतना ध्यान रखना है, 2 प्रकार की होती है, पूर्वी जेठ धारा, पश्चिमी जेठ धारा। इसके बाद पढ़ेंगे अब साइक्लोन। साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, जिन्हें चक्रवात बोलते हैं हम। अब साइक्लोन है वो देखेंगे आप, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन भी होते हैं और उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन होते हैं। सबसे पहले अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन बोलते हैं उनको ही हम वातागत साइक्लोन बोलते हैं और उनको ही हम मध्य अक्षांश, क्योंकि ये 45 से 60 डिग्री जो मैंने बताया था अभी आपको उपध्रुवीय है निम्न वायुदाब पेटी वाला, वहाँ पर आपको पता है ये उत्पन्न होते हैं और उनका उत्पत्ति का कारण जो अभी मैंने आपको वातागत वर्षा में बताया वो इनकी उत्पत्ति का कारण होता है, ठीक है ना। इसमें हम पूरा देखेंगे वातागत जनन, वातागत क्षय कैसे होता है। तो देखो अगर वातागत की बात करें, है ना, ये इनकी बात करें जो शीतोष्ण कटिबंधीय वातागत होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, एक सीमा होती है ढलवा सीमा, ठीक है ना। ऐसे इस ढलवा सीमा में क्या होता है कि 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनें आकर के मिलती हैं और मैंने बताया था कहाँ के मिलती है, ये 45 से 60 डिग्री अक्षांश जहाँ उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के वहाँ 2 वायुओं का अभिसरण होता है। एक वायु होती है ध्रुवों से आने वाली जो ठंडी होगी, शुष्क होगी, एक वायु होती है वसुमत रेखा क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से जाने वाली जो गर्म होती है और थोड़ी आर्द्र होती है। अब 2 विपरीत स्वभाव वाली पवनें आती है तो शुरू में आकर के ये दोनों के विपरीत स्वभाव होते हैं, इसलिए दोनों मिल नहीं पाती। अगर मिल जाती तो वातावरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है और मिल नहीं होती, इसलिए वातागर का निर्माण हो जाता है जिसे वातागर जनन कहते हैं। इसके 4 पार्ट हो सकते हैं। स्थिर वातागर, स्थिर वातागर वातागर की पहली वह अवस्था है जिसमें कोई वायु एक्टिव नहीं हुई, विशेष इसका प्रोएक्टिव नहीं हुई, कहने का मतलब ये, तो उसे बोलते हैं हम स्थिर वातागर। और इसमें कोई मौसम संबंधी बदलाव नहीं होता, क्योंकि जब कोई वायु एक्टिव ही नहीं हुई तो मौसम संबंधी बदलाव क्या होता है, स्तरों में तो आएंगी तो एक दूसरे को मतलब अभी तक कोई प्रभाव नहीं जमाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कि गर्म वायु अपना प्रभाव जमाना चालू करेगी और गर्म वायु चूँकि हल्की होती है इसलिए वो सक्रिय होकर के थोड़ा ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, ऐसे बोलेंगे हम उष्ण वातावरण। इसके बाद जब ठंडी वायु के क्षेत्र में वो प्रवेश करेगी तो शीत वायु उसमें एक्टिव हो जाएगी और शीत वायु एक्टिव होकर के गर्म वायु वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम शीत वातावरण। और इसके बाद आपको पता है कि जैसे ही वो ठंडी वायु उस शीत वाले क्षेत्र में करेगी तो उसके बाद क्या होगा कि ठंडी गर्म वायु ऊपर की ओर चली जाएगी और उसके नीचे वाले क्षेत्र में ठंडी वायु जमा हो जाएगी और ठंडी वायु जमा हो जाएगी तो नीचे वाला क्षेत्र हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा। अब हाई प्रेशर से वायु विभिन्न दिशाओं में गति करेगी, इधर भी गति करेगी, इधर भी गति करेगी, इधर भी गति करेगी, इधर भी गति करेगी और वायु जब इधर गति करेगी तो ये वायु चूँकि ठंडी है इसलिए वायु जहाँ जहाँ पर जाएगी बिल्कुल ठंडा करता हुआ चली जाएगी। तो जब शीत लहर भारत में आती है वो शीत लहर का कारण यही होता है वातावरण, ठीक है ना। तो इससे बोलते हैं सर्वरोधी वातावरण, ये सर्वरोधी वातावरण वाली स्थिति होती है। और जब दोनों वायु एक दूसरे के टेम्परेचर उनका कॉमन हो जाता है, मिल जाती है, तो वातावरण भी समाप्त हो जाता है। इसमें ऐसे होती है जैसे आपने देखा होगा, इनकी आगत ऐसे होगी जैसे ये मान लो पहले गर्म आएगी तो गर्म ऐसे जाएगी, फिर इसके पीछे ठंडी इसके क्षेत्र में आ जाएगी, तो इस तरीके से थोड़ा जो उत्पन्न हो जाता है वातावरण। तो इस तरीके से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये है मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, मध्य अक्षांश क्षेत्रों में होता है। दूसरी बात, अभिसरण की वजह से होता है। और तीसरी बात, इसमें चक्रवातीय बरसात है वो होती है जो मैंने अभी आपको बताया ही है। और रीज़न क्या है कि इसका प्रभाव है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है इसलिए। और तो आपको इसमें कोई चीज़ वही चीज़ है जो मैंने अभी कहानी बताई, वही कहानी की चीज़ है इसमें, तो वही है इसमें। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अगर मैं एक बात देखूं तो पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनें चलती है, इसलिए ये पश्चिम से पूरब की ओर बरसात करते हुए जाते हैं। इसलिए महाद्वीप है, कोई मान लो महाद्वीप है तो उसके पश्चिम से पूरब की ओर बरसात करते आएंगे। तो चूंकि पश्चिम से बरसात करते आ रहे हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में आर्द्रता ज़्यादा है तो बरसात ज़्यादा होगी। इसके बाद जैसे जैसे पूरब में जाएंगे आर्द्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसलिए धीरे धीरे बरसात भी कम होती जाएगी। दूसरी बात, इनका विस्तार अत्यधिक होता है, यानी 10,000 वर्ग किलोमीटर तक के 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाते हैं, क्योंकि जो वायु का आवरण होता है बहुत ज़्यादा एरिया घेर सकता है, तो इनका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा चक्रवात जल में भी उत्पन्न हो सकते हैं और स्थल में, क्योंकि ये इनकी जो परिस्थिति है
वो स्थल में हो सकती है, जल में हो सकती है। भाई जो लोकप्रिय स्वाभाविक पवनें हैं वो तो जल में आकर के मिल सकती है और वो स्थलीय भाग में आकर के मिल सकती है। इसलिए ये उपोष्ण मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये दोनों जगह उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आते हैं हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कुछ नहीं, इसका कारण क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक ऐसी वायुदाब की एक ऐसी सिस्टम प्रणाली डेवलप हो जाती है जिसमें क्या होता है कि वायु के केंद्र में रहता है लो प्रेशर और वायु की परिधि मतलब उसके परिधि में रहता है हाई प्रेशर। तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जब इसमें कैजुलस बल है वो इनकी सीधी गति नहीं करके इनको वक्राकार गति करवा देता है। अब इनकी उत्तरी गोलार्ध में जैसा क्या रहेगी? उत्तरी गोलार्ध में इनकी जैसा बाईं ओर रहेगी, यानी कि ये वायु इधर की ओर आ रही है तो ये ऐसे आएगी। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जैसा है वो दाईं ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैजुलस बल की वजह से इनकी जैसा बाईं ओर होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखूंगा तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, अपनी मूल स्थिति के दाईं ओर, ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऐसा आधार पर इनकी दिशा है वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहता है। इसका एक रीज़न है कैजुलस बल। तो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति का कारण है निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब। केंद्र में निम्न और परिधि पर उच्च, तो वायु परिधि से केंद्र को चलेगी। अब वो सीधी नहीं चल पाएगी, सीधी इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि कैजुलस बल उसको सीधा नहीं चलने देगा, इसलिए चक्रीय स्थिति में चलेगी और वही चक्रवात की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, इसमें विश्व मौसम संगठन ने इसकी स्पीड, जो हवाओं की गति है उसकी स्पीड के आधार पर इसको अलग अलग नाम दिया है। अगर हवाओं की गति 16 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है या उससे कम में चल रही है तो वो उष्ण कटिबंधीय अवदाब कहलाएंगे, मतलब वो नॉर्मल स्थिति है। उसके बाद यदि हवाओं की गति 16 मीटर प्रति सेकंड से और 32 मीटर प्रति सेकंड के बीच में है तो इसे उष्ण कटिबंधीय तूफान कहते हैं। और जब इनकी स्पीड हवाओं की 35 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है तो इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे भारत में तो चक्रवात ही कहते हैं, है ना, और कैरिबियन सागर में इनको हरिकेन कहते हैं, जापान और चीन में इसको टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको बिलीज बोलते हैं, और हिंद महासागर जो भारत का एरिया है यहाँ पर इनको चक्रवात नाम दिया जाता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। यूपीएससी ने पिछली बार एक सवाल पूछा था कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए जो आवश्यक दशा है वो निम्न में से कौन सी है, प्री का सवाल था। तो इसके लिए आवश्यक दशाएं ये है। अब ये आवश्यक दशाएं क्यों होती है मैं बताऊँगा। क्योंकि आवश्यक दशा होने के लिए एक तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऊर्जा से इनमें क्या होता है कि जल का तापमान बढ़ता है और वायु वाष्पीकरण होती है और संघनन होती है। इसके बाद इसमें गुप्त ऊष्मा निर्मित होती है और वो इसके हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक कारण ही बन जाती है। इसके अलावा इसमें वायु का आहरण होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वायु आहरण होगी, है ना, तभी वायु आहरण होने के बाद वायु का जब आहरण होगा तो उसके बाद इसमें एक चीज़ और आएगी इसमें एक तो वायु का आहरण, क्योंकि वायु का आहरण क्या है, सतह पर वायु का अभिसरण होगा और ऊपरी भाग में इसका अपसरण होगा। इसके बाद कैजुलस बल इसलिए ज़रूरी क्यों? क्योंकि कैजुलस बल इसके चक्रीय प्रभाव के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रखना, इनके लिए कैजुलस बल है उसकी उत्पत्ति भी जरूरी होती है। और यही कारण है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कैजुलस बल नहीं पाया जाता। ये मुख्य रूप से 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में या 30 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जेड धारा की अनुपस्थिति क्यों जरूरी है? क्योंकि जेड धारा की अनुपस्थिति इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने क्या बोला, जेड धारा ऐसे जाएगी तो इनको वक्रीय स्थिति में नहीं घूमने देगी। तो इसलिए जेड धारा का जेड धारा है पूर्व जेड धारा, तो इनको तोड़ देगी, चक्रवातों को इनको विखंडित कर देगी, इसलिए चक्रवात की स्थिति नहीं बन पाएगी। इसलिए चक्रवात की स्थिति बनाए रखने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति तब उत्पन्न हो जाए जब ग्रीष्म ऋतु के समय ITCZ विस्थापन उत्तर की ओर हो जाता है। क्योंकि ITCZ नॉर्मली कहाँ रहती है, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है, जिसे विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। और ITCZ बता दिया मैंने कि जो 30 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में जो हवाएं आकर के अभिसरित होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जो अभिसरित क्षेत्र होता है उसे ही ITCZ बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, सूर्य के उत्तरायण के साथ दक्षिणायन के साथ ये भी उत्तरायण दक्षिणायन हो जाता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट इसको 0 से 5 डिग्री बीच के रहेगा। अगर सूर्य का उत्तरायण हुआ है तो हवाएं उत्तरी की ओर 10 डिग्री तक भी आ सकती है, और अगर सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है तो हवाएं दक्षिण की ओर भी 10 डिग्री तक पहुंच सकती है। ITCZ है वो, इसलिए तो इसकी विकास, इसकी जो उत्पत्ति है वो इसमें होती है। रीज़न क्या होता है कि इस विकास की इसकी कई अवस्था होती है। एक होती है प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था में क्या है कि समताप रेखाएं दूर दूर होती है, और ऐसी स्थिति में वायु प्रवणता बल है वो क्या लगता है, धीमे लगता है, तो वायु की गति भी धीमी होती है प्राथमिक अवस्था।
द्वितीयक अवस्था में क्या है, मैंने क्या बोला शुरू में कि ये जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति का मेन कारण है वायुदाब। अगर वायुदाब में अंतर ज़्यादा है तो तेज़ गति से होगा। तो यही है कि वायुदाब में समदाब रेखाएं हैं वो दूर दूर है, दूर दूर होने की वजह से जो वायु प्रवणता बल है वो बहुत धीमे लग रहा है, तो वायु गति बहुत धीमी है। द्वितीयक अवस्था में क्या होता है कि समदाब रेखाएं पास पास हो जाती है तो वायु प्रवणता बल बढ़ जाता है, तो वायु गति बढ़ जाती है। और तृतीयक रेखा में क्या होता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संरचना है उसका विकास होता है, जो हम अभी देखेंगे। इसकी संरचना को देखो आप। सबसे पहले संरचना आपको देखनी बिल्कुल, ये मान लो एक चक्रवात उत्पन्न हुआ है जो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना है। इसमें हम दोनों संरचना देखेंगे, क्षैतिज संरचना जो आपको दिख रही है क्षैतिज संरचना, और एक ऊर्ध्वाधर संरचना, ये दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले इसके क्षैतिज संरचना को देखें तो आपने देखा होगा ये यहाँ है लो प्रेशर, ठीक है ना, और लो प्रेशर से ऐसे जा रही वायु, ये वायु है, ये जो इसकी आंख दिखी चक्रवात की, तो ये मुख्य रूप से चक्रवात का वो बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य रूप से किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती, शांत एरिया रहता है। यहाँ वायु बस अपसरित होती है। जब वायु अभिसरित होती है तो ये वाला जो एरिया रहता है इनके बीच में, ये क्या होता है, चक्रवात की आंख हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो एरिया होगा ये बिल्कुल शांत रहेगा। लेकिन जब वायु आरूढ़ होगी, आरूढ़ होने के बाद वायु ऊपर जाएगी तो बरसात होना चालू करेगी। तो जो आंख की दीवार आपको ये दिख रही है, आंख की दीवार वाला एरिया, इसमें वायु का आहरण हो रहा है। देखा आपने ऊपर जा रही वायु दोनों, अब वायु का आहरण हो रहा है, तो आहरण होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर बरसात तेज गति से होगी। तो आंख की जो दीवार है उस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत यहाँ पर बरसात बहुत तेज गति से होती है। इसके बाद इस आंख की दीवार के पास वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला, इसमें धीरे धीरे आहरण है वो कम हो रहा है, तो बरसात की गति भी कम होती जाती है। लेकिन इस आंख की दीवार के पास वाला जो ये क्षेत्र है, बलाकार क्षेत्र, ये वाला जिसमें वायु नीचे की ओर जा रही है, तो ये वाले क्षेत्र में वायु अवरोहित होती है, और अविरोहित होने की वजह से यहाँ पर बरसात के विपरीत परिस्थिति बढ़ जाती है, इसलिए बलाकार क्षेत्र में कोई बरसात नहीं होती। तो इसमें देखो अब चक्रवात कैसे उत्पन्न हुआ है, जैसे देखो ये वाला एरिया था पहले, अब यहाँ वायु गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर ये इधर से हो गए अवरोहित होकर आई, फिर इधर जाई, फिर अवरोहित होकर आ गई, इसी प्रकार ये गई, ये गई, ये गई, तो ये चक्रीय स्थिति बन गई और इसी से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसमें आंख क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आंख वह क्षेत्र होते हैं जो बिल्कुल शांत रहता है जब वायु अवरोहित होती है, और जो आंख की दीवार है यहाँ वायु ऊपर की ओर जाती है, असली अवरोहन तो यहीं पर होता है, तापमान कम होता जाता है, बरसात की स्थिति बढ़ती जाती है, और आँख की दीवार होगी। इसके बाद ये जो आँख मतलब ये वर्षण सर्पिका पट्टी है, इसमें अवरोहन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए बरसात की स्पीड भी घट जाती है, और बलाकार है इसमें वायु अवरोहित होती है, इसलिए बरसात की विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो बरसात उत्पन्न नहीं हो पाती। इस प्रकार का होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यही पूरी इसमें कहानी मैंने लेकर रखी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर इसका हम थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर देखें तो ऊर्ध्वाधर में अगर आपको देखेंगे ये चीज़, ये वाला, इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर, अगर मैं ये मतलब अगर 1 से 3 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, तो ये चीज़ इसमें लिखी है कि अगर मैं बात करूँ 3 किलोमीटर वाला क्षेत्र है, ये अंतर प्रभाव परत के रूप में कहलाता है, क्योंकि इसमें वायु अंदर की ओर जा रही है चक्रवात की। देखना आपने 1 से 3 किलोमीटर वाले क्षेत्र में वायु अंदर की ओर जा रही है, सेंटर की ओर, तो इसको बोलते हैं अंतर प्रवाह क्षेत्र। और अगर 3 से और जो 7 किलोमीटर वाला क्षेत्र है, ये मध्य परत है जहाँ वायु ऊर्ध्वाधर चल रही है। अब ऊर्ध्वाधर अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो 3 से जो 7 किलोमीटर वाला जो एरिया है, यहाँ वायु देखिए ये हो रही है अप, ये डाउन हो रही है और ये अप हो रही है, तो इसमें वायु ऊर्ध्वाधर चलेगी। और इसके बाद बहिर्प्रवाह है, और बहिर्प्रवाह है इसमें वायु है उस सेंटर से बाहर की ओर निकलेगी, सेंटर होगा ये और ये बाहर जा रही है इसमें, तो ये बहिर्प्रवाह होगा। इस तरीके से इसका क्षेत्रीय वितरण है वो भी हो जाता है। इसकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। इसकी क्षेत्रीय संरचना में वलयाकार क्षेत्र है, वहाँ पर संभिन्न बरसात हो सकती है। वलयाकार क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र है उसमें, और चक्रवात सन्मार्गी हवाओं के प्रभाव से पूर्व पश्चिम की ओर गति करते हैं, इसलिए इनका सर्वाधिक प्रभाव है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों की पूर्व में पाया जाता है। देखो सन्मार्गी हवाओं के प्रभाव में रहते हैं ये, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सन्मार्गी हवाएं बहती है, सन्मार्गी हवाएं वो प्रवाहित होती है। अब हमको होता है सन्मार्गी हवाएं पूर्वी होती है, तो इनकी क्या होता है पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, मतलब पूर्वी भाग में महाद्वीपों के उसमें ज़्यादा बरसात करेंगे, मध्य भाग में और कम करेंगे, और पश्चिम भाग में जाते जाते बरसात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बरसात के लिए जो आर्द्रता की जरूरत है नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इन चक्रवातों से ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जबकि अभी मैंने बड़ा बात था कि चक्रवात उनसे पूर्व से उनमें पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं, क्योंकि वो पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं, ये सन्मार्गी पवनों के प्रभाव की दिशा में रहते हैं, इसलिए ठीक है ना। यदि इनका विस्थापन कम तापमान वाले जलीय सतही क्षेत्रों पर होता है, जब अगर मान लें
ऊर्जा, इसका स्रोत का संपर्क टूट जाता है और इनमें नई ऊर्जा जनरेट नहीं होती, तो इसके बाद ये क्या होता है, टूट जाते हैं। इसलिए इनका जीवन चक्र निश्चित नहीं होता, कभी भी समाप्त हो सकते हैं। बाताग्र चक्रवात की अपेक्षा इनका विस्तार कम होता है, बाताग्र चक्रवातों का ज़्यादा होता है। इसके बाद इसको तो रहने दो, ये कोई काम कर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कैसे बचा जाता है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है मानसून पे। इसमें ये चीज़ तो मैंने आपको शुरू में बता दी कि कब उष्ण विषम होगा, कब शीतयंत्र होगा, तो उनको तो आप देख लेना। सबसे पहले मानसून प्रणाली क्या होती है, तो देखो मानसून की बात मैं बताऊँ तो मानसून मुख्य रूप से वायु की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें वायु ऋतुओं के अनुरूप अपनी दिशा बदलती है। अब कैसे बदलती है, ऋतुओं के अनुरूप अपनी दिशा बदलती है, कैसे बदलती है, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत मान लिया, ये भारत है। इस भारत के अंतर्गत आपको पता है कि जो अगर देखोगे आप तो ग्रीष्म काल में जो वायु है वो वो जल भाग से स्थल भाग की ओर गति करेगी, जबकि शीतकाल में वायु है वो स्थल भाग से जल भाग की ओर गति करेगी। तो बदली या नहीं बदली दिशा, पहले वो जल से स्थल की ओर जा रही थी, अब वो स्थल से जल की ओर आ रही है, तो इसे बोलते हैं मानसून। जहाँ ग्रीष्म ऋतु में सागरीय जो हवा है वो मुख्य रूप से सागरीय क्षेत्र से स्थल की ओर जाती है, और शीत ऋतु में जो हवा है वो स्थल क्षेत्र से सागर की ओर आती है। इसका रीज़न है वायु में पाया जाने वाला जो दाब है उसका अंतर। जैसे क्या होता है कि जैसे गर्मी है, अब गर्मियों में मैंने क्या बताया कि जो टेम्परेचर है वो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। सही बात है। जलीय भाग है, अभी गर्म होने में टाइम लगाएगा, इसलिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर से हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की ओर गति करेगी। तो इसका मतलब गर्मियों में ये सागर से जल मतलब स्थल की ओर गति करेगी, जबकि सर्दियों में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सर्दियों में क्या होगा कि सर्दियों में जो स्थल भाग है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत घट जाएगा, जल भाग है उसका टेम्परेचर अभी बढ़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हाई प्रेशर हो गया स्थल भाग पर और यहाँ लो प्रेशर होगा जलीय भाग पर, तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी, अर्थात वायु स्थल से जल की ओर गति करेगी। इसी सिस्टम को बोलते हैं मानसून। ठीक है। अब भारत में आपको पता है फिर कई ऋतुओं में बांट लेते हैं, 4 भागों में बांटे अगर, तो सबसे पहले ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आपको पता है मार्च से जून की ओर है, और मार्च से जून में क्या होता है कि सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गति करना चालू कर देता है, अर्थात सूर्य का मार्च से जून में, सॉरी उल्टी बात होगी, मार्च से जून में ना जो मार्च से जून में सूर्य है वो विषुमत रेखा से कर्क रेखा की ओर गति करता है, अर्थात उसका उत्तरायण होता है। उत्तरायण होगा तो ITCZ है, ये भी थोड़ी सी उत्तरायण की ओर चली जाएंगी। जो 0 से 5 डिग्री अक्षांश है वो भी आपको पता है कि 0 से 5 डिग्री अक्षांशों की बजाय वो 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पहुंच जाएंगी। जो ITCZ है जो 5 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है, वो अगर सूर्य उत्तरायण होगा तो वो भी उत्तर की ओर चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि तापीय विषुमत जो रेखा है ITCZ वो भी उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इस दौरान टेम्परेचर में वृद्धि होने लग जाती है, और टेम्परेचर वृद्धि होती है तो लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। इसी के साथ साथ जो पश्चिमी जेड धारा की दक्षिणी शाखा है, उसकी भी 2 शाखा होती है, मैंने बताया था। तो उसकी जेड धारा की जो दक्षिणी शाखा जो नॉर्मली भारत के उत्तर से निकलती है वो भी भारतीय उत्तर से क्रॉस होना चालू कर देती है, यानी भारत का उत्तर क्षेत्र में चली जाती है वो भी, यानी कुल मिलाकर के वो उत्तरी गोलार्ध की ओर गति कर जाती है। इस स्थिति में होती है ये ग्रीष्म ऋतु में। इससे क्या होता है कि इस दौरान मुख्य रूप से जब केंद्र जो लो प्रेशर हो जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों से वायु चलने लग जाती है इस लो प्रेशर की ओर। जो लो प्रेशर बढ़ता है मुख्य रूप से राजस्थान की से लेकर के उड़ीसा वाला एरिया है, मध्य वाला एरिया गंगा के पास वाला, ये लो प्रेशर का सेंटर बन जाता है, तो वायु इसमें आती है। अब वायु आएगी दूसरी ओर से, तो अब इस दौरान गर्म पड़ी हुई है तो वायु गर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में लू चलती है। ठीक है ना, तो गर्म वायु है तो लू चलाएगी। दूसरी तरफ इसमें जो उपोष्ण कटिबंधीय मैंने जेड धारा बताई पश्चिम की, उसकी दक्षिणी धारा है वो भारत के मैदान से भी ऊपर की ओर निकल गई। तो ऐसी स्थिति में यदि उसको कुछ आर्द्रता प्राप्त हो जाए जो तीव्र गति से कम समय के लिए बरसात कर देती है, थोड़ी बहुत संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हमको पता है कि भारत के एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस दौरान संवहनीय वर्षा की स्थिति बन जाती है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ वायु आरूढ़ होती है। अगर उस वायु को थोड़ा बहुत जल मिल जाए तो वो वायु क्या कर देती है, बरसात कर देती है। और ऐसे ही भारत में मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं, जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, केरल में इसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, असम में इसे चाय वर्षा के नाम से जानते हैं,
पश्चिमी बंगाल में इसकी काल बैसाखी के रूप से जानते हैं, और इसी वर्षा को बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा, जो थोड़ा बहुत संवहनीय वर्षा होती है, जिसका कारण क्या होता है, तापमान की अधिकता और वायु का आरोहण। अब बात आती है मध्य जून से अब इसकी, तो इसमें अब आपको एक चीज़ बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा भारत की विश्व के मैप को देख लेते हैं एक बार, उसमें भारत को बताएंगे फिर आपको। जैसे इसमें ये देखा आपने, ठीक है ना, और इसमें भारत के नक्शे पर थोड़ा फोकस करूँगा, बाकी आपको ये नक्शा देखना है पूरा। तो ये देखो जो वाला एरिया, अब वर्षा ऋतु में आएंगे, और वर्षा ऋतु भारत में स्टार्ट होती है मध्य जून से लेकर के मध्य सितंबर तक। इसमें क्या होता है कि सूर्य है वो आपको पता है मध्य जून में क्या होता है, मध्य जून के टाइम पर देखोगे तो ये जो वो एरिया है, ये वाला जो तिब्बत की यहाँ भारत का दिख रहा होगा आपको, ये एरिया है, ये बिल्कुल लो प्रेशर का एकदम सेंटर बन जाता है, और वायु का तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इसमें जो वायु है इस एरिया में, वो वायु ऊपर की ओर आरोहित होना चालू कर देती है, ऊपर की ओर आयत होना चालू कर देती है। लेकिन जैसे ऊपर की ओर जाती है, क्षोभ सीमा के पास ये वायु जो पूर्वी जेठ धारा के प्रभाव में आ जाती है, और पूर्वी जेठ धारा के प्रभाव में आने की वजह से इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, और ये जैसे जैसे आती है तो इनका क्या होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है, मेडागास्कर वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये मेडागास्कर वाले एरिया में अवरोहित हो जाती है, और अवरोहित होने की वजह से मेडागास्कर वाले एरिया में हाई प्रेशर बढ़ जाता है, और हाई प्रेशर बढ़ने की वजह से वायु इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। जब वायु इसकी ध्यान रखना, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, अपनी मूल दिशा की बाईं ओर रहेगी। दक्षिणी गोलार्ध में कैरोलिस बल की वजह से ये जो वायु यहाँ से जाएगी, इसकी दिशा ऐसे रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये विषुमत रेखा को क्रॉस करेगी, ये वाली विषुमत रेखा आपको पता है, ये विषुमत रेखा को जैसे ही क्रॉस करेगी, इनकी दिशा अपनी मूल दिशा के दाईं ओर हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी, और ऐसे ये भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून की ओर जाएगा, और भारत का जो केरल वाली एरिया है, तटवर्ती एरिया है, इस एरिया पर जाकर टकराएंगे ये। अब टकराने के बाद क्या होगी, इसकी दो धाराएं बढ़ जाएंगी, एक इधर चली जाएगी और एक इधर चली जाएगी। जो इधर जाएगी, ये आपको दिख रही है इधर वाली, एक तो इधर चली जाएगी किधर, अरब सागर की तरफ, और एक चल जाएगी बंगाल की खाड़ी तरफ। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो मानसून की हवा है, ये दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो स्थल भाग में लो प्रेशर है, तो एक उड़ीसा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और एक नॉर्थ ईस्ट में जाती है। नॉर्थ ईस्ट वाली है वो आपको पता है कि पहाड़ी आती है, गारो खांसी जमती है, उनसे हवा टकराती है, वायु आरोहित होती है और बरसात हो जाती है। उसके बाद वो और आगे जाती है, और ये हिमालय वाला क्षेत्र है, इसमें टकराती है। अब हिमालय इतना ऊंचा है कि वायु हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए इसकी दिशा क्या होती है, इधर हो जाती है पश्चिम की ओर। और जब वायु हिमालय आती है और पश्चिम की ओर बरसात करती हुई आती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम में आती है इसकी आर्द्रता में कमी होने लग जाती है, इसलिए पश्चिम में आते आते ये वाला क्षेत्र में बरसात है वो कम होने लग जाती है, और इसी कारण नॉर्थ ईस्ट में बरसात बड़ी मात्रा में होती है। लेकिन इस मानसून में एक चीज़ देखोगी, ये मानसून जब जा रहा है तो भारत का तमिलनाडु वाला एरिया है, तो ये इसको समांतर जाता है, तो तमिलनाडु में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिम मानसून से बरसात नहीं होती। इस मानसून दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से उत्पन्न हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसकी एक शाखा और देखें, ये तो हमने देखी बंगाली खाड़ी की शाखा, अरब सागर में जाने वाली इसकी शाखा है, एक इसकी पश्चिमी घाट से टकराती है, और जैसे पश्चिमी घाट से टकराएगी भारत में, इस पश्चिमी घाट में ये बरसात कर देगी, और वो कौन सी पर्वत होगी, वही भी पर्वताभिमुख बरसात होगी, है ना, इस मानसून के माध्यम से। इसके बाद इसकी एक धारा है, वो नर्मदा और ताप्ती वाली जो घाटी है, इनके माध्यम से प्रवेश करते हुए भारत के मध्य भारत में बरसात कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक ब्रांच है, वो ब्रांच आपने देखोगी, तीसरी ब्रांच, ये अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है, इसके समांतर जाती है, और इसके समांतर जाकर के, चूँकि अरावली पर्वतमाला की समांतर होती है, इसलिए वहाँ पर कोई बरसात नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें टकराएगी तभी तो बरसात करेगी। तो समांतर चली जाती है उससे, और चली जाती हुई ये हिमालय से टकराती है, और हिमालय में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इनमें जाकर के बरसात करती है। इस प्रकार से भारत में मानसून से बरसात होती है। और ध्यान रखना, राजस्थान में जो बरसात होती है उसका रीज़न ये नहीं कि बंगाल अरब सागर से होती है, राजस्थान बरसात होती है, ये जाती है कहाँ से, बंगाली खाड़ी से हवाएं जाती है और टकराती है, क्योंकि अरब सागर से जाने वाली हवाएं वो राजस्थान में टकराती नहीं। हाँ, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है उसमें ज़रूर टकराती है, झालराबाद इनमें, बाकी अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं टकराती, उसके तो समांतर चल जाती है। और इस प्रकार से भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का उदाहरण होता है, ठीक है ना। चीज़ दे रखी जो मैंने समझाया है वही पूरा है इनमें, अगर आप चाहो तो एक बार समझ में आया तो एक बार और पढ़ लेना इसमें वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, वो कि किस तरीके से हवाएं गति करती है, तो वही चीज़ है इसमें एक बार देख लेना। इसके बाद शरद ऋतु की बात करते हैं, जो सितंबर से दिसंबर की ओर होती है। इसमें क्या होता है वो पता है, सूर्य है वो
कर्क रेखा से, क्योंकि वैष्णव रेखा पर, सितंबर में तो रहता है वैष्णव रेखा पर, लेकिन इसमें क्या है कि अब धीरे धीरे सूर्य दक्षिण की ओर चला जाएगा। तो सूर्य दक्षिण की ओर चला जाएगा तो तापीय रेखाएं हैं वो दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाएंगी और भारत का मानसून अब निकलना चालू कर देगा, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे अब ठंडा होना चालू हो जाएगा। तो इसमें वही बात है, उच्च वायुदाब का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं भारतीय मैदान से धीरे धीरे लौटने लग जाती है। ऐसे ही मानसून का निवर्तन कहते हैं। सबसे पहले आपको पता है निवर्तन कहाँ से होता है, मैदानी क्षेत्रों से, और सबसे अंत में ध्यान रखना जहाँ सबसे पहले आती है वहाँ से सबसे बाद जाती है, ठीक है ना। तो मालाबार क्षेत्र में सबसे पहले आती है, मालाबार तट में, जो आपका पश्चिमी तट है या मालाबार तट, इसमें सबसे पहले आती है, लेकिन सबसे बाद में भी जाती है। और दूसरी ओर इसी दौरान एक चीज़ और है कि इसी दौरान दूसरी ओर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान अभी भी उच्च बना हुआ है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ठंड है, लेकिन उसमें स्थल भाग जल्दी ठंडा होगा, जलीय भाग अभी भी गर्म बना हुआ है। तो इसलिए वहाँ पर थोड़े थोड़े उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उनकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भारत के तटीय क्षेत्रों में आपने देखा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत में खूब चक्रवात देखने को मिलेंगे आपको तटवर्ती क्षेत्रों में। तो उसका रीज़न यही होता है। इसके बाद आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है कि शीत ऋतु के समय अगर देखें तो भारतीय जो ये मैदानी वाला क्षेत्र है ये बिल्कुल हाई प्रेशर का सेंटर बन जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है। अब हाई प्रेशर का सेंटर बनेगा तो वायु इससे बाहर जाएगी। अब वायु जैसे ही बाहर जा रही है, इसमें ध्यान रखना ये जा रही है कि बंगाल खाड़ी चल गई, ठीक है ना। अब ये वायु जैसे ही स्थल भाग से जल भाग की ओर जाएगी, लेकिन चूंकि जैसे ही जाएगी, लेकिन कैरियर्स बल इनकी दिशा को बदल देगा इधर, क्योंकि अपने मूल दिशा से दाईं ओर कर देगा, तो कैरियर्स बल इनकी दिशा को कर देगा इधर। अब चूंकि उष्णकटिबंधीय का मतलब चूंकि बंगाल खाड़ी से निकलेगी और बंगाल खाड़ी में जब निकलेगी थोड़ी बहुत तो आगे तक ग्रहण करेगी, इसलिए फिर ऐसे जाते जाते यहाँ विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है तमिलनाडु में, और इससे क्या है तमिलनाडु में जाकर के बरसात कर देती है। तो चूंकि इनकी दशा उत्तर पूर्व से स्टार्ट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं। और भारत में शीतकालीन मानसून से जो बरसात होती है वो केवल तमिलनाडु में होती है। तो तमिलनाडु में बड़ी मतलब मात्रा होती है ज़्यादा सबसे ज़्यादा, जबकि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उससे कोई बरसात नहीं होती। तो ये चीज़ इसमें लिखी है। लेकिन दूसरी ओर एक चीज़ और है, ये तो बरसात हो गई इसमें कि भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो ये है, भारत का जो ये मैदान है, इससे वायु निकली और वायु का आरोह इधर मतलब इसकी दिशा बदली और यहाँ पर बरसात कर दी, इससे उत्तरी पूर्वी मानसून से। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको इसी दौरान क्या है, भारत के ये क्षेत्र आपने देखा होगा, ये भारत का उत्तरी वाला क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा मैक्स बना देता हूँ, ये भारत का हमारा क्षेत्र है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, जो पछुआ पवन की दक्षिणी शाखा है, कौन सी पछुआ पवन, दक्षिणी जो पश्चिमी जेठ धारा की जो दक्षिणी शाखा है वो भारत में प्रवेश करना चालू कर देती है। और वो भारत में प्रवेश करेगी तो पछुआ पवनों के प्रभाव से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से वायु यहाँ पर आती है और यहाँ पर बरसात कर देती है। और बरसात करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर का सेंटर बन जाता है, क्योंकि ठंडी कर देती है यहाँ पर, और फिर यहाँ से हाई प्रेशर का सेंटर से वायु विपरीत दिशा में चलती है। तो चूँकि ठंडी वायु जगह जगह जाएगी तो शीत लहर चला देगी। तो आपने देखा होगा जनवरी के समय में, दिसंबर के समय में बहुत शीत लहर चलती है उत्तर भारत में, ठीक है ना। वही बात है इसमें, देखो ये लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के पश्चिम विक्षोभ होता है, यहाँ पर बरसात के लिए पश्चिम विक्षोभ बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी इसमें चूँकि उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और उच्च वायुदाब निर्माण से वायु केंद्र की ओर चलती है, जिससे क्या होता है ठंडी वायु है उसका निर्माण होता है और ठंडा कर देती है सारे एरिया को। तो ये हमारा मानसून था। इसके बाद इसमें जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चीज़ और है बस, और वो है विश्व में जलवायु का वर्गीकरण। इसको भी अभी हम देख लेते हैं क्योंकि ये लास्ट हो जाएगा, इसके बाद जलवायु विज्ञान खत्म हो जाएगी। तो अब देखेंगे हम जलवायु का वर्गीकरण। तो अब जो अगला हमारा जो चैप्टर है वो विश्व में जलवायु का वर्गीकरण है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अगले लेक्चर में रखते हैं। छोटी वीडियो बनाना हमारा टारगेट है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो आगे हम इसमें करते हैं, और कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो इसको आसानी से, और मैं दोबारा इसको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसमें समझने की है, ज्योग्राफी में अगर आप समझ गए कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद खुद थोड़ी बहुत आपको फैक्ट और फिगर है, लेकिन उसका रीज़न आपको पता लग जाएगा वो चीज़ वहाँ क्यों पाई जाती है। और जलवायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जलवायु से आप उस एरिया की वनस्पति का पता लगाएंगे, उस एरिया में बरसात होती है उसका पता लगाएंगे, है ना, कहाँ पर सिचुएशन कैसी है। तो जलवायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो इसको करेंगे हम जलवायु वाले को, उसके बाद जलवायु विज्ञान जल्दी ही खत्म हो जाएगा, फिर समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।